नमस्कार। डीडी बिहार के खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान और साथ ही आज मेरे मौजूद है हमारी को होस्ट शक्ति। और आप सभी को मेरी तरफ से और मुस्कान की तरफ से बेस्ट वाली मॉर्निंग विशेस। दर्शकों, कहते हैं कि अगर सुबह की शुरुआत एक अच्छी सोच से और एक अच्छी आस से हो तो पूरे दिन के कार्य में मानो एक ऊर्जा सी बनी रहती है। और ऐसे में अगर वीक डेज और वीकेंड आने में 3 से 4 दिनों का समय हो तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अच्छे अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे दफ्तर, हमारे घर के कार्यों का भार होता है, जिम्मेदारियां होती है। तो ऐसे में ये अच्छे विचार हमारे लिए हौसला का काम करते हैं। इसीलिए आज के दिन और आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी मैं कुछ ऐसे ही बेहतर उम्दा पंक्तियों से करना चाहूँगी। और पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। ऊपर वाला कहता है कभी उदास मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर तेरे आस पास हूँ, आँखों को बनकर दिल से याद करना, मैं कोई और नहीं तेरा आत्मविश्वास हूँ। जी, और साथ ही दर्शकों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम खुद पे भरोसा करने की भावना हमें प्रदान करता है। साथ ही परिणाम स्वरूप हमें वो शक्ति मिलती है, हमें वो खुशी मिलती है और हमारे बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। और साथ ही दर्शकों, आत्मविश्वास के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और साथ ही हम बता दें कि आत्मविश्वास के साथ हमें वो एक क्षमता मिलती है जो जिस काम से हम डरते हैं, वो काम करने की जिससे भी हम भयभीत होते हैं, उस करने को काम में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए खुद पे भरोसा रखें, काम करते रहे, अपना कार्य करते रहे, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और तो चलिए दर्शकों, एक ऐसे ही बेहतरीन और उम्दा विचार के साथ आगाज़ करते हैं आज के दिन और आज के कार्यक्रम का, और नज़र डालते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। दर्शकों, कहते हैं कि ऊपर वाले की दी सबसे नायाब चीज़ है यह मानव जीवन, और कहते हैं कि कई अच्छे कर्मों के, कई जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद हमें यह जीवन मिलता है और एक ऐसा खुशनुमा पन्ना है जिसे हम हर जन्म में जीना चाहते हैं। लेकिन इसके सही मायने होते हैं एक साथ एक दूसरे के लिए जीना। क्यों मुस्कान, तुम क्या कुछ कहना चाहोगी? और साथ ही आज हमारे साथ मौजूद है बेहद ही खास मेहमान। आपको दर्शकों बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं रविशंकर प्रीत। आपको बता दें कि ये रोटरी पटना सिटी के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि मानवता की सेवा एक बहुत ही बड़ी सेवा होती है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ किया, इस बारे में हमें ज़रा बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक बहुत अच्छी कविता की पंक्तियां थी जो हमने बचपन में पढ़ा था कि यही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरें, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो बचपन से ही जब विद्यार्थी जीवन था उस वक्त से ही चूँकि माता जी मेरी शिक्षिका रहीं, विद्यालय में शिक्षिका थी, तो हम लोग मेरी भी जो है इच्छा थी कि मैं क्यों ना शिक्षण इस प्रोफेशन में आऊँ। तो मैंने यही विचार किया कि ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं कि ये दिशा निर्देश हम लोग मिल पाए, और अंततः मैंने अपना एक विद्यालय प्रारंभ किया और विद्यालय में 25 साल मैंने अपना शिक्षण कार्य दिया। और शिक्षण से बड़ा जो है मुझे लगता है कि समाज सेवा क्या हो सकता है, जब हम लोग मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का, उन बच्चों का करते हैं जो आने वाले समय की पीढ़ी होते हैं और जिनके कंधे पर पूरा जो है वो हमारा देश जो है वो आधारित होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। कहते हैं ना कि शिक्षा वह ताकतवर माध्यम है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं, कई चीज़ों को ला सकते हैं, कई विकास कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि जब हम बचपन के दौर में होते तो हमारे मन में कई तरह के भाव होते हैं कि हमें बड़े होकर ये बनना है, हमें बड़े होकर ये चीज़ों को हासिल करना है। आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपका बचपन का दौर था, जो आपने सोचा था कि मुझे बड़े होकर ये बनना, और आज आप जिस मुकाम पर है, कोई अंतर है दोनों में, या बचपन के ख्वाबों के साथ आप अभी तक अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल शक्ति, एक्चुअली चूँकि मैं विद्यालय में जब पढ़ता था तो मैं पिताजी को देखता था यूनिफॉर्म में, कस्टम ऑफिसर थे, और माताजी को देखता था वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते रहती थी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी या तो पिता की तरह बनूं या तो माँ की तरह बनूं। लेकिन हमारी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं चाहता तो था पिता की तरह बनना,
आईपीएस ऑफिसर, लेकिन मैं माता की तरफ रुझान मेरा बाद में ज़्यादा हो गया और ये टीचिंग लाइन की तरफ मैं जो है अपने आप को मैंने मोड़ दिया। और जैसा कि सब बच्चे कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, तो बहुत सारी ख्वाहिशें मेरे दिमाग में भी थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन इतना ना ज़्यादा प्रभाव पड़ा अपनी माँ का, तो मैं उधर ही मेरा रुझान हो गया और धीरे धीरे एमए मैंने किया, ग्रेजुएशन किया, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किया। उसके बाद से मेरी दिलचस्पी शिक्षण में हुई, मैंने अपना विद्यालय आरंभ किया और लगा कि ये एक अच्छा कार्य है और बच्चों के साथ मन लगने लगा। मैं उसी में अपने आप को मैं उसी में रम गया, बस गया। जी, मतलब कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आपका मानवता की सेवा की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ गया। साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि लोग आप है जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो आप दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना आप कितना ज़रूरी मानते हैं? बिल्कुल, यदि आप स्वयं को नहीं बदलेंगे तो एग्जाम्पल कैसे तैयार करेंगे? जी, आप ये हम लोग जानते हैं कि एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट। यदि हम लोग अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम बच्चों को कैसे बता पाएंगे, या जिनको हम लोगों को समझाना है कि आप इस तरह से बनिए, तो आप कैसे बनेंगे? जी, ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक आइडियल, एक अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में तैयार करें, जिससे कि लोग आपका अनुकरण करें। बच्चे जो हैं, सैकड़ों बच्चे आपको देख रहे हैं, यदि आप अपना आचरण, यदि आप अपना व्यवहार उस ढंग का नहीं रखते हैं, तो किस तरह से आप एक एग्जाम्पल बन पाएंगे? जी, एक शिक्षक के लिए तो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है अपने आप को सजा के रखना, अपने आप को उस ढंग से आइडियल बना के रखना, तो एक कठिन कार्य है, इसमें दो मत नहीं। मतलब समाज को बदलने के लिए खुद को बिल्कुल। बदलना वो ज़रूरी कहते हैं कि अगर कोई भी बदलाव आप देखना चाहते हैं समाज में, तो वो बदलाव आप पहले खुद से शुरू करें। जैसे कि आपने बताया कि आप बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि माना जाता है कि बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे माता पिता, विद्यालय और बच्चों तीनों की भागीदारी काफ़ी अहम होती है। जैसे कि वर्तमान समय में जैसी हमारी जीवन शैली है, ऐसे में माता पिता को किस प्रकार अपने बच्चों का अपब्रिंगिंग करना चाहिए ताकि उन्हें वो सही दिशा प्रदान कर सके, उन्हें एक अच्छा इंसान बना सके? बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो आजकल के जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हैं ही हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से, खास करके माता पिता जो हैं, अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन अपने ढंग से करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे जो हैं उनके अनुसार करें, लेकिन हमने देखा है कि कभी कभी बच्चे वैसा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो बड़ी निराशा होती है माता पिता में, और यही निराशा धीरे धीरे बच्चों में भी फ्रस्ट्रेशन का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण हम लोग आए दिन देखते हैं कि बच्चों का जो एक निगेटिव जो है वो किस तरह से वो स्टेप उठा लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों की प्रतिभा को तराशने में टीचर, माता पिता सभी की बहुत अहम भूमिका होती है, और बच्चों की व्यक्तित्व, बच्चों का इच्छा, बच्चों की प्रबल शक्ति, या उनका जो है किस तरफ जो है वो इंक्लाइनेशन है, ये जाना जाए, जिससे कि उनके व्यक्तित्व में निखार कर हम लोग समाज को एक ऐसी प्रतिभा से दे सकें जो कि बेहतर हो। यदि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तभी उसको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनना चाहता है तभी इंजीनियर बनाए। इंजीनियर को डॉक्टर आप कैसे बना सकते हैं? और जो टीचर बनना चाहता है उसको आप कैसे डॉक्टर, इंजीनियर बना सकते हैं? हर चीज़ की एक अपनी अलग महत्व है, और बच्चों के विषय में जानना, उनका इंटरेस्ट, अभिरुचि किस तरफ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अगर आज की हम लोग बात करें तो आज तो हर फील्ड में बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि तुम्हें जिस फील्ड में जाना है तुम उसमें आगे जाके अपना एक्सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके दौर की बात करें जहाँ पे पेरेंट्स बेसिकली चाहते थे कि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर बने, वहाँ पर आपकी रुचि सामाजिक कार्यों के प्रति थी, तो कितना सपोर्ट आपको फैमिली का मिला और किस तरीके से आपने लोगों को मनाया कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? देखिए, जब मैट्रिक मैंने किया तो मैथ्स सेक्शन मेरा वीक था और स्टूडेंट में बेहतर था, लेकिन मैथ्स सेक्शन वीक होने के कारण साइंस में दिलचस्पी मेरी कभी हुई नहीं। 8 के बाद मेरी साइंस में दिलचस्पी हुई नहीं, और आर्ट्स की तरफ मैंने अपना कदम बढ़ाया। मेरे परिवार में भी मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग आर्ट्स से ही उन्होंने किया है अपना ग्रेजुएशन और एमए वगैरह।
तो मैंने भी आर्ट्स में ही अपना कदम बढ़ाया। उसी से मैंने पटना यूनिवर्सिटी से मैंने बीएन कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से मैंने अपना एमए किया, साइकोलॉजी से मैंने किया। और मेरी माँ जो हैं वो चाहती थी कि बच्चों पर किसी तरह का दबाव ना हो, वो सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता उन लोगों ने दिया, माता पिता दोनों ने दिया। और मुझे अपने आप को संवारने का, तराशने का काफ़ी मौका मिला। मेरी माँ स्वयं मुझे पढ़ाती थी, हिंदी पढ़ाती थी, हिंदी की शिक्षिका थी। तो वो बताती थी कि आप ये क्षेत्र चुन करके आर्ट्स का भी फैकल्टी चुन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी फैकल्टी अपने आप में संपूर्ण होती है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई बस भी। सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। जी एक लगातार जो है आप में निरंतरता होनी चाहिए, एक मेहनत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। और ईमानदारी के साथ किया गया मेहनत जो है वो तो सफल आपको बनाएगा ही। जी बिल्कुल। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि आप एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि किन क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं, या अगर वर्तमान की बात करें तो क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं आपके द्वारा? जी एक्चुअली मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी क्लब और लायंस और कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इन सब का तात्पर्य होता है मानवता की सेवा। जी बिल्कुल। मैं रोटरी क्लब की बात करता हूँ तो ये सर्विस अबव सेल्फ इसका स्लोगन है। और यहाँ पर किसी भी तरह की कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन की बात नहीं होती है। हम लोग अपनी सेवा ये देने का प्रयास करते हैं कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जिनको आवश्यकता हो, ये हम सभी जो है वहाँ खड़े होने चाहिए। जहाँ पर कोई हाथ बढ़ाए अपनी मदद करने के लिए चाहिए, जिनको भी मदद चाहिए, हम लोग वहाँ पर मौजूद रहने का प्रयास करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम हम लोगों का तात्पर्य होता है। और नेत्रदान, अभी मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो है हमारी संस्था जो है वो नेत्रदान की तरफ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नेत्रदान की तरफ काफ़ी मुक्त देहदान अभी का कार्य चल रहा है। और जो मरणोपरांत लोगों को जो है वो नेत्रदान के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को, युवाओं को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके? बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप देने का प्रयास करते हैं, गरीब बच्चों को। और जिन बच्चों को चाहिए, सुविधा चाहिए, या जो फैसिलिटी जिनको नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चों को आगे पढ़ाई करने के लिए हम लोग सुविधा दें। और उनको गोद लेने की भी परंपरा है। हम लोग विद्यालय भी गोद लेते हैं और उन विद्यालय को जो है प्रयास करते हैं कि पूरी की पूरी फैसिलिटी मिले, हर तरह की सुविधा मिले। और जो सुविधा एक संपन्न और अच्छे बच्चों को मिलनी चाहिए, वो सुविधा भी सरकारी विद्यालय को भी मिले। और हम लोग प्रयास ये करते हैं कि किसी भी गांव इलाके में, ग्रामीण इलाके में, या अति पिछड़ा इलाका है, वहाँ जा कर के हम लोग प्रयास करते हैं कि उन विद्यालयों को गोद लिया जाए और उनमें संपूर्ण विकास करने का प्रयास किया जाए। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बच्चों के लिए भी कर रहे हैं कार्य, तो मतलब समाज के कोई भी वर्ग का समाज सेवा से आपका है जो वो अछूता नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा बचा नहीं है, चाहे बात महिलाओं की करे, बुजुर्ग की करे, या फिर बच्चों की करे, तो इस पे आप प्रकाश डालें। कभी कभी हम लोग विज़िट करते हैं, जैसे वृद्धाश्रम में भी विज़िट करते हैं और ऑर्फनेज वगैरह में भी विज़िट करते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक समय हम लोग वहाँ पर अपना दें और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। और लगता है कि ये जीवन भी जो है एक जीवन है, और वहाँ पर भी हम लोगों की आवश्यकता है, हम समाज सेवियों की आवश्यकता है। समाज सेवी का मतलब ही तात्पर्य होता है कि आप एक ऐसे सेक्शन के लिए बने, अपने जीवन को थोड़ा सा अलग मोड़ दे करके आप दूसरों के लिए भी जीना सीखें। बात महिलाओं की करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या कुछ किए जा रहे हैं आपके द्वारा महिलाओं के लिए? मैं बता दूं कि रोटरी इंटरनेशनल ने अभी हाल में ही एक कार्यक्रम किया है जिसमें कि महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। उनको ट्रेनिंग दी गई है, मोटर ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि वो ड्राइविंग सीख सके और उनको लाइसेंस दिलाने का कार्य किया गया है। महिलाएं भी हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही हैं
महिलाओं की हेल्थ के विषय में भी बहुत हम लोगों का कार्यक्रम रहता है, काफ़ी कार्यक्रम रहता है। सैनिटरी पैड्स वगैरह की भी जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसकी मशीन वगैरह भी है। और हम लोगों का यही तात्पर्य है कि यदि महिलाएं मजबूत नहीं होती हैं, यदि हम लोग की महिलाएं यदि मजबूत नहीं होती हैं तो देश कैसे मजबूत होगा। जी शक्ति का पार्ट है वो हमारे हिंदुस्तान में जो है उसको एक बहुत बड़ा रूप माना जाता है। और महिलाओं के लिए जो है रोटरी बहुत कार्य आगे बढ़ करके कर रहा है। जी अगर युवा वर्ग की बात करें तो कहते हैं कि समाज का सबसे अहम वर्ग माना जाता है, जिनके ऊपर इनके भविष्य के साथ साथ इनके परिवार के साथ साथ पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। और कहा जाता है कि यह वह अवस्था होता है जहां पे इन्हें सबसे ज़्यादा सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। ऐसे में इनके बेहतर भविष्य के लिए आप इनका किस प्रकार मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, युवा वर्ग अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण वो रहा ही है, शुरू से रहा है। और भटकाव भी इसी उम्र में होती है और कैरियर बिल्डिंग भी इसी उम्र में होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा भी इसी उम्र में होती है। उस ऊर्जा का यदि रूपांतरण सही ढंग से किया गया, पॉजिटिव किया गया, तब तो एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और यदि रूपांतरण सही ढंग से नहीं किया गया तो फिर बहुत समाज को एक बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनको सही मार्गदर्शन यदि मिलता है तो वो आने वाले समय में जब वो युवा होते हैं तो एक सही दिशा थाम लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये भटकाव भी देता है और जिसके कारण जो है बहुत समाज में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि नशा की तरफ जो है कुछ युवाओं का भी जो है वो हो गया है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो सही ढंग से उनको निर्देश नहीं दे पाते हैं, सही ढंग से हम लोग उनको समझा नहीं पाते हैं, उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो युवाओं के विषय में मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि हम माता पिता या युवाओं पर उनके योग्यता के अनुसार, कई बार हम लोग देखे हैं कि युवाओं से हम लोग ये पूछते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं कि क्या पैकेज मिल रहा है, क्या आपको करना है, कैसे करना है। तो ये दबाव जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उनको ला देता है और उनकी अपनी योग्यता जो है वो कहीं ना कहीं मर जाती है। युवाओं के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी सही ढंग से लगाएं। और ऐसा नहीं है कि युवा केवल कैरियर बिल्डिंग में है, युवा होते हुए भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। मैंने ऑलवेज देखा है कि लोग कहते हैं कि समाज सेवा में यदि लिप्त हो जाएंगे तो फिर कैरियर कैसे बनाएंगे। आप उसी में समय निकाल करके थोड़ी देर के लिए, यदि आपके परिवार में किसी माता पिता को कष्ट होता है तो आपके दिल में दर्द होती है, आपके पड़ोसी के यहाँ कुछ होता है, कुछ परेशानी आती है तो आपको दर्द होती है। यही समाज सेवा का आरंभ है। यदि आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दूसरों का दर्द हमें भी महसूस हो। और युवा वर्ग में इतनी सेंसिटिविटी होती है कि वो सब कुछ समझते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं और इसी के आधार पर वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा का उपयोग कर वो अच्छे से अच्छे पद को भी हासिल कर लेते हैं, समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और यदि सही दिशा निर्देश मिलता है तो वो देश का नाम रोशन करते हैं। जैसा कि आपने बताया, पीटी उषा वो बहुत खूबसूरत नहीं रही हैं, चेहरे से खूबसूरत नहीं, लेकिन उनकी योग्यता उस समय जो पीटी उषा जिन्होंने किया वो अपने आप में जो है वो अद्वितीय है। आज जिनका जन्मदिन है जी, उनकी खूबसूरती पूरे देश में, पूरे विश्व में विख्यात है। जी। और साथ ही जैसा कि अभी तो हमने सारे वर्गों की बात की, आप हर वर्ग को आप अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर बात आपकी करें, आपने कई वर्ष शिक्षा को दिए, आप अभी समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। अगर बात करें खाली वक्त की, तो खाली वक्त में हमने सुना है कि आप माउथ ऑर्गन भी बजाना पसंद करते हैं। कुछ सुनाना चाहेंगे? माउथ ऑर्गन मैं बजाता हूँ और मेरा यही तात्पर्य रहता है कि मैं बजाऊं तब भी कुछ ना कुछ मैसेज मिले। जी बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। जी, मैं प्रयास करता हूँ कुछ आप लोगों को सुनाने का।
क्या बात वाकई है। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन आपने किया। आपसे जानना चाहूँगी, जितना आप अच्छा बजाते हैं, एक मतलब कहा जाता है कि संगीत में रुचि खुद में स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, और जैसा कि आप सामाजिक कार्य से जुड़े हुए जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसे में आपकी यह खूबी किस तरीके से उन कार्य को कॉम्प्लीमेंट करती है, किस तरीके से आपको एक हौसला प्रदान करती है कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में जाना है, मुझे इस क्षेत्र में अपना बेहतर देना है, क्योंकि ये चीज़ आपको स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। तो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट है जी, ये? एक्चुअली जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, लगभग 6-7 घंटे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उसके बाद बीच के इंटरवल्स में प्रयास करता हूँ कि जो सोशल वर्क्स हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह भी होती है, उन सबको भी पूरा करना होता है। उसके बाद शाम में अपने परिवार के साथ बैठ के भजन करता हूँ, और मौत ऑर्गन बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ। बड़ा अच्छा महसूस होता है, और मुझे लगता है मेडिटेशन के लिए संगीत से बड़ा क्या हो सकता है। जी अपने आप को मेडिटेट करने का मौका मिलता है, एक शक्ति प्रदान होती है, एक ऊर्जा प्रदान होती है। अगले दिन फिर से एक नई चुनौती के साथ हम जी। हो पाते हैं। ये आप माउथ ऑर्गन बजा के आपको एक शक्ति मिलती है, जी, और बिल्कुल। आप चुनौतियों से भी लड़ सकते होंगे। ये- जी, और साथ ही जानना चाहूँगी कि समाज सेवा खुद में एक बेहद ही सुखद अनुभव है। आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसी घटना जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जी, मैं अभी 2 साल पहले कोरोना का एक जो समय चल रहा था, पेंडेमिक का पीरियड चल रहा था, तो सारी जगह बांस बल्ले लगे हुए थे पटना में, सब गलियों में, रोड पर बहुत सारी समस्याएं थी। उस क्रम में सुबह में करीब 3 बजे मेरे पास एक कॉल आया कि मुझे ब्लड की ज़रूरत है, 2 यूनिट की, जी महिला की, उनके अटेंडेंट की ज़रूरत थी। तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि इस क्रम में मैं किसको बोलूं, कहाँ कैसे कोई जाएंगे वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तब भी मैंने प्रयास किया, अपने एक मित्र को मैंने फ़ोन किया। हम लोग की एक पूरी अपनी टीम बनी हुई है ब्लड डोनेशन की। तो मैंने जैसे ही फ़ोन किया, तुरंत वो एग्री हो गए, और मुझे लगता है कि हाफ एन आवर के अंदर वो वहाँ पहुँच करके उन्होंने 2 यूनिट ब्लड अपने साथी के साथ वो पहुँचे और उनको दिलाया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये वो वक्त है जब लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए और ब्लड के लिए या जो भी परेशानी हो रही थी, उस समय बहुत पैनिक हो जा रहा था सिचुएशन। तो ये सोशल वर्क मुझे लगा कि इस वक्त के लिए शायद ही मुझे तैयार किया गया, उस व्यक्ति के लिए ही मुझे एक माध्यम बनाया गया। यदि मैं शायद मेरा परिचय वहाँ नहीं होता तो शायद ऐसा हो जाता, कुछ अनटुवर्ड कुछ घटना हो जाती। तो मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि माध्यम मैं बनकर भी कभी कभी मैं स्वयं नहीं करता हूँ, और माध्यम बन करके भी मैं समाज सेवा करने में सक्षम हो पाता हूँ। एक अच्छी मतलब फीलिंग आती है, एक अच्छा मतलब लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। इंसानियत, जो इंसान के योनि में मेरा जन्म हुआ, वो सफल हो पाता है। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जब भी हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उस पथ पे आगे बढ़ते, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। और ऐसे में अगर बात करें एक समाज सेवी के रूप में, तो आपके जीवन में क्या कुछ चुनौतियाँ रही और आपने किस प्रकार उन्हें मतलब उनका सामना किया? देखिए, समाज सेवा तो जब से मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ तब से मैं कर ही रहा था, लेकिन विगत 13 वर्षों से मैं रोटरी इंटरनेशनल से मैं जुड़ा, और 2015-16 में जब मैं सेक्रेटरी बना इस संस्था का, तो उसके बाद मतलब अपने आप को तराशने का, एक नेतृत्व करने की भी क्षमता मुझ में आई थोड़ी सी। उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बना 2017 में भी, और फिर इस वर्ष मैं 2022-23 में मैं सेक्रेटरी दोबारा उस संस्था का मैं बना हूँ, और 23-24 में मैं प्रेसिडेंट भी 1 जुलाई से मैं हो रहा हूँ। सवाल ये नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट बना या सेक्रेटरी बना, सवाल ये है कि एक जिसको कहते हैं कि आप फेथफुलनेस किसी भी चीज़ के प्रति या परिवार के प्रति या संस्था के प्रति यदि आप वफादारी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग आपको ज़रूर मतलब उसमें लोग आपकी ये खूबी को ज़रूर लोग जानेंगे, समझेंगे। संस्था के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति वफादारी जो है,
वही आपको शायद थोड़े लंबे समय तक या कई बार आपको वो मान सम्मान देने का आपको मौका देती है। जी बिल्कुल। फिर अपना मानना है कि आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी और आपका जो है एक तरीका काम करने का जो एक अच्छा तरीका होता है, शायद वो लोगों को पसंद आता है, आम लोगों को भी पसंद आता है, सभी को पसंद आता है। जी। और साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कई सामाजिक कार्य हैं जो सरकार द्वारा या फिर किसी संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं सामाजिक कल्याण के लिए। शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो कोई भी सुविधा पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा सरल होता है, लेकिन वहीं अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की या फिर रिमोट एरियाज़ की, तो वहाँ पे कोई भी सुविधा पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में आप अपना सुविधा कैसे पहुंचाते हैं? देखिए, शहर में तो बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप शहर से थोड़ा सा कट के आप जाते हैं तो वहाँ पर सुविधा थोड़ी कम हो जाती है मिलनी। और यदि धीरे धीरे हमारा रोटरी या हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी या जो भी संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन सब का ये भी तात्पर्य है केवल शहरों में नहीं बल्कि आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में भी जाएं और वहाँ भी अपनी सुविधा दें। जैसे बाढ़ के समय में हम लोग क्या करते हैं कि उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर हमेशा इस तरह की समस्या आती है, जैसे दरभंगा वगैरह इलाके में हम लोग जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि बाढ़ के पहले भी जाएं और बाढ़ जब आती है तो उस समय भी हम लोग उन लोगों की मदद करें, और जब ख़त्म हो जाता है तो भी हम लोग जाएं, वहाँ भी दवा वगैरह का भी हम लोग होम्योपैथिक दवा वगैरह का भी वितरण करते हैं। सवाल ये है कि शहर में इतने लोग हैं, इतने हाथ खड़े हैं कि शहर की तो समस्या दूर हो जाती है बहुत आसानी से, गांव में सभी लोग नहीं जा पाते हैं। तो हमारी संस्था इतनी बड़ी है और इतनी मजबूत है कि वो आराम से जो है हम लोग पूरे, चूँकि विश्व में फैले हुए हैं, पटना के हर कोने में हैं, बिहार के हर कोने में हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में हैं, दुनिया के हर कोने में हैं। तो मजबूत कड़ी में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि जहाँ पर भी हम लोगों की ज़रूरत हो हम लोग वहाँ पर मौजूद रहें, और अधिक से अधिक संख्या में बड़े नाइस पीपल होते हैं हम लोग के साथ जो है, उन लोगों का तात्पर्य होता है कि हम लोग समाज सेवा करें, और न केवल शहर में बल्कि नाम के लिए नहीं बल्कि कार्य करने के लिए हम लोग निस्वार्थ सेवा हम लोग करने का प्रयास करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल देखा जाता है कि युवाओं का रुझान है जो गैजेट्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। कहीं ना कहीं वो किताबें पढ़ना या फिर खुद से लिखना बहुत उनका कम हो गया है। तो क्या लगता है इससे बच्चों पे कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है? लैपटॉप और मोबाइल और जो गैजेट्स हैं जी। ये अपने आप में सुविधा देने के लिए हैं, इस पर दो मत नहीं है। इनसे काफ़ी विद्यार्थियों को भी काफ़ी लाभ मिला है, लेकिन इससे जो नुकसान हुआ है, मैं अध्यापक के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों के लिखने की क्षमता जी। वो थोड़ी सी कम हो गई है। जो बच्चे कागज़ और कलम के माध्यम से जो लिखने का एक कार्य करते थे, वो कार्य नहीं हो रहा है, जिससे कि लिखने की शुद्धता भी, व्याकरण की शुद्धता भी धीरे धीरे जा रही है, और उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होते जा रही है। अब बच्चे प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादातर काम जो है वो मोबाइल पर ही लिख लें। तो ये एक हो सकता है कि विकास के दौर में, आज के विकास के दौर में एक तेज विकास हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इसमें निगेटिव एक आ रहा है फैक्ट मुझे नज़र आ रहा है कि लिखने की क्षमता उनकी अपनी वो कम हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो जो है बच्चों में ये आदत उनको भी डालनी पड़ेगी कि वो कागज़ और कलम के माध्यम से वो लिखें, मैनुअली भी वो काम करें। एक ये भी कारण हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों का रुझान जो गैजेट्स की तरफ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है सर, वो इतना फास्ट हो चुका है कि हर कोई हर चीज़ को बहुत ही जल्दी पाना चाहता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई भी जॉब का कुछ भी चीज़ हो सर, उसमें हम लोग चाहते हैं कि वो तुरंत इस तरीके से हमें मिल जाए। ऐसे में एक और समस्या बच्चों में या युवाओं में देखने को मिलता है कि हम लोग जिस तरह से कहते हैं कि हम उनको जो उनका जो जजमेंट होता है, जो लेवल होता है उनके कैपेसिटी का, हम लोग उनके ग्रेडिंग सिस्टम से उनके मार्क्स से जज करते हैं रादर देन उनको उनके कैपेबिलिटीज़, उनके हुनर से कंपेयर करने में। तो ऐसे में आप माता पिता को या जो लोग हैं जो बच्चों को कंपेयर करते हैं उनके ग्रेड्स पे, उनके मार्क्स पे, उनको किस तरीके से आप उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? बच्चों को रेस में दौड़ाना नहीं है। बिल्कुल। हर बच्चे जो हैं वो हर काम के लिए नहीं बने हैं। हर बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता है,
हर बच्चों की हिंदी अच्छी नहीं हो सकती, हर बच्चों की साहित्य अच्छी नहीं हो सकती। तो किसी एक क्षेत्र में उनका रुझान है, यदि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और जहाँ तक रहा ग्रेडिंग की बात, मार्क्स की बात, तो आप केवल बौद्धिक और शारीरिक केवल इस विकास को आप यदि आप कागज पर, रिजल्ट पर, मार्कशीट के आधार पर यदि आप उनका मूल्यांकन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चों के साथ न्याय होता है। अध्यापक के रूप में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि बच्चों को आप मार्क्स के आधार पर ना देखें, उनको उनका मूल्यांकन ना करें, बल्कि उनको जज करने का, उनको देखने का प्रयास करें, उन्हें समझने का प्रयास करें कि उनमें योग्यता क्या है। बहुत सारे बच्चों में संगीत की योग्यता होती है, बहुत सारे बच्चों में पेंटिंग की योग्यता होती है, एक्टिंग की योग्यता होती है, बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा बहुत सारी योग्यता होती है जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और हमारा मतलब होता है भाई मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। तो ये आप कहीं ना कहीं बच्चों के साथ न्याय नहीं है। समाज में या बच्चों के साथ एक वैसी उम्र में आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं जहाँ पर उनको बिल्कुल स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हाँ, आपका एक दृष्टि होनी, आपकी एक दृष्टि होनी चाहिए कि वो गलत रास्ते पर ना जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन पर दबाव हो कि आप ऐसा कीजिए, इतना परसेंट मार्क्स लाएं, आपके भाई ने 98% लाया, आप क्यों 94% लाते हैं जी। अब ये तुलनात्मक रूप से कहीं ना कहीं ये मतलब आप मतलब उसको कहेंगे, आप सुसाइडियल केस भी कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है। मैं आम दिनों में देखता हूँ, मैंने अपने पूरे लाइफ 25-26 साल में मैंने देखा है कि इस तरह की केसेस भी आते हैं कि एक बहन ने अपना मार्क्स अच्छा लाया, दूसरे भाई से ने कम लाया, तो कहीं ना कहीं माता पिता ने तुलना कर दिया और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो माता पिता को भी समझनी चाहिए। हम समाज के लोगों का भी ये कार्य है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को धीरे धीरे प्रयास करें कि कम हो, चूँकि हर व्यक्ति अपने आप में एक जो है वो ईश्वर की अद्भुत कृति है, बिल्कुल। हम लोग उसको समझने का प्रयास करें। और जैसा कि मुस्कान, एक ये भी लाइन कहा जाता है कि पूछा जाता है कि डेस्टिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है या प्लानिंग ज़्यादा ज़रूरी, तो किसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा टीचर। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक अच्छा टीचर जो है वो वही जैसे कुम्हार जो होता है वही मिट्टी को रूप देता है कि वो कलश बनेगा या वो बर्तन, कौन सी बर्तन का रूप धारण करेगा। जी। तो टीचर जो है वो कुम्हार है, और टीचर को आप समाज को कह सकते हैं कि समाज के लिए वो एक दिशा निर्देश देता है, समाज का निर्माण करता है। शिक्षक आदर्श शिक्षक जो होते हैं वो दुनिया की सारी चीज़ों से बढ़कर होते हैं, और ऐसा कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ। जी। तो गोविंद से भी बढ़ करके कहीं ना कहीं शिक्षक का रोल है। यदि आप शिक्षक का रोल अच्छे ढंग से अदा करते हैं तो पूरा समाज, पूरा संसार आप में समाहित है। जी सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि किसी की भी सफलता में एक बहुत बड़ा पिलर कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं, वो शिक्षक होता है। ये भी आपने एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ कही कि कुम्हार की तरह वो काम करते हैं। बच्चों को क्या बनना है वो एक शिक्षक ही बताता है, एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं उन्हें। जी। और साथ ही हमने काफ़ी चीज़ों पे आज बात की है। आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि वर्तमान में तो आप अपनी सेवा दे ही रहे हैं समाज कल्याण के लिए, आने वाले समय की अगर बात करें तो क्या कुछ आपने सोचा है या आपके द्वारा, आपके क्लब के द्वारा क्या कुछ किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले मेरा तात्पर्य है कि मैं क्लब के प्रति यही प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक लोग हमारे रोटरी इंटरनेशनल में सम्मिलित हों, जिनका योगदान अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों में हो। देखिए, जब तक हमारी संख्या अधिक मात्रा में नहीं होती है तो हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते, अच्छे ढंग से मिल करके नहीं कर सकते। आज हम लोग प्रयास ये करते हैं कि एक बड़ा काम करें, शौचालय निर्माण कराएं, हम लोग पानी पेयजल की व्यवस्था कराएं, बच्चों को जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराएं। अभी साहेबगंज में, मुजफ्फरपुर साहेबगंज में हम लोग 20-30 बच्चों को, लगभग 20 से 25 बच्चों का हम लोग स्कॉलरशिप 80,000 रुपये का स्कॉलरशिप हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। एक बच्चों को 80,000 रुपये का हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम लोग का यही प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में या उन बच्चों को मतलब ये सुविधा मिले
जो इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं और जिनको बहुत परेशानी है आर्थिक रूप से, जो कमज़ोर हैं, उन लोगों को ऐसा मिले। प्लस हम लोगों का एक और तात्पर्य है कि नेत्रदान है, देहदान है, जिससे कि मरणोपरांत भी जो है अन्य लोगों के भी वो लोग काम आए। बिल्कुल। ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जो आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए आपके द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, समाज सेवा के संदर्भ में जो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप मानवता को महसूस करें और दर्द को महसूस करें, दूसरे के दर्द को महसूस करें, आप स्वयं समाज सेवी बन जाएंगे। हर व्यक्ति समाज सेवी होता है। बिल्कुल। और दुख तकलीफ, दूसरे के दुख में आपको दुख हो, पड़ोसी के दुख में आपको दुख हो, आपकी जो है वो एक सेंसिटिविटी जो है वो डेवलप होनी चाहिए। और आप जिस क्षेत्र में चाहें आप समाज सेवा, आप कोई भी अच्छा कार्य करके ईमानदारी से अपना कार्य करके समाज सेवा कर सकते हैं। टीचिंग करते हैं तो टीचिंग ईमानदारी से कर करके आप समाज सेवा कर सकते हैं। आप चिकित्सक हैं तो अपनी ईमानदारी से कार्य करके आप अपनी समाज सेवा कर सकते हैं। आप कोई भी कार्य यदि आप अपना ईमानदारी से फुल डेडिकेशन से करते हैं तो समाज सेवा कर सकते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नेत्रदान, देहदान, बच्चों को शिक्षा, सफाई, शौचालय, ये सारी जो कार्य जो कर रही है संस्थाएं जो कर रही हैं, उसमें आप लोग भी अपना सहयोग दें, अधिक से अधिक सहयोग दें, जिससे कि ये कार्य अधिक से अधिक संख्या में हो। जी बिल्कुल। रवि जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी और बेहतरीन बातें साझा की, उसका आपका तहे दिल से धन्यवाद। जी, आप सभी का भी बहुत बहुत जी। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। और साथ ही आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। तो फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 800001। साथ ही हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com।